मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा था। अंधेरी नगरी में आज मैं अकेली खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। रात के इस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई दुकान नहीं खुली थी। एक जगह पर मैं डरी सहमी से खड़ी उस शख्स का इंतज़ार कर रही थी जिसने मुझे बदनामी के इस गहरे समुंदर में धकेला था। मैं जानती थी कि अब अगर वो शख्स आ भी गया तो मुझे इस बदनामी से नहीं बचा सकेगा। मैं शुरू से अपने ख़ानदान में नेक समझी जाने वाली लड़की अपने एक गलत कदम से ख़ानदान के लिए दाग बन गई थी। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने का कोई फ़ायदा नहीं था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही थी और साथ ही मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मुझे यूं मालूम होता था कि शायद कोई मेरी जानिब आ रहा है। तो वो वक्त आ ही गया था जब मुझे इस बदनामी के साथ अपने असल मंजिल की जानिब जाना था। वो जगह ही मेरी असल जगह थी। क्या मुझे यहाँ से वापस मुड़ जाना चाहिए? मैंने दिल ही दिल में खुद से पूछा। मैं जानती थी जहाँ जाने का मैंने इरादा कर लिया है वहाँ से वापस मुड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोटरसाइकिल सवार अब मुझे दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा था। रात के इस पहर जब सारी दुनिया सो रही थी, इस वक्त मैं अपने इस दाग के साथ वहाँ चले जाना चाहती थी जहाँ मुझ जैसी हर लड़की को जाना चाहिए, या शायद उनके नसीब में ही ये लिख दिया जाता है। अपने सामने इसने मोटरसाइकिल को रुकते देखा। चलो जल्दी बैठो, हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। वो एक निकाबपोश था। उसने अपना चेहरे अच्छे से ढांप रखा था, लेकिन मेरे लिए वो निकाबपोश नहीं था। मेरे लिए वो अजनबी नहीं था। यही वो शख्स था जिसके साथ मेरे घर वाले कहते थे कि मैंने मुंह काला किया है। क्या हम ये ठीक कर रहे हैं? अब इन सब सवालों का वक्त नहीं है। ये तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मैं उस शख्स की आवाज़ में अपने लिए बेजारी महसूस कर सकती थी। तुमने मुझे कहा था, ओ बीबी, तुम मेरा इतना एहसान मानो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से आज़ादी दिलवा रहा हूँ। ये उस शख्स की आवाज़ तो नहीं थी जिसकी आवाज़ मेरे लिए मिठास होती थी। ये तो कोई और ही था। तुमने मुझसे जो हासिल करना था वो कर लिया। अब तुम मुझे फेंक देना चाहते हो? हाँ, अब तुम अपने लिए कमाओगी। वो कहका लगाकर हंसा था। मुझे एकदम रोना आया था। मैं किसके पीछे अपने ख़ानदान की इज्जत तबाह कर चुकी थी? अब बैठती हो या ज़बरदस्ती? उसका इतना कहना था कि मैंने एक गाड़ी की हेडलाइट्स देखी। मुझे रक़्स का शौक़ बचपन से ही था, लेकिन मुझे अपनी बदकिस्मती ये लगती थी कि मैं एक मज़हबी घराने में पैदा हुई थी। कभी कभार शादियों पर रक़्स करने का मौका मिल जाता था, वहाँ मैं अपना शौक़ पूरा कर लेती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बनता गया। स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता, मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। मेरे घर में मुझे मोबाइल तक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। जब मैं 20 साल की हुई तो मुझे घर बिठा लिया गया। मैं जानती थी इस तरह मैं अपना मकसद कभी भी पूरा नहीं कर सकूंगी। घर में अब ख़ानदान वालों की तरफ से रिश्ते आना शुरू हो चुके थे, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मुझे फ़िल्मों में काम करना था। वक्त बढ़ने के साथ साथ मेरे ख्वाब बड़े होते गए थे। हम लोग मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते थे, सोच भी मुतवस्त ही थी। बस बच्चियों को पढ़ाओ और शादी कर दो। मुझे घर में अम्मी की एक अंगूठी ही नज़र आई थी जिससे मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकती थी। स्कूल कॉलेज में मेरी बहुत सी दोस्तों के पास मोबाइल थे और मैं इतना तो जानती थी कि मोबाइल से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। एक दिन मैं वो अंगूठी चुराने में कामयाब हो गई थी और फिर माँ से सहेली के घर जाने का कहकर वो बेचकर अपने लिए एक स्मार्टफ़ोन ख़रीद लाई। चोरी फ़ोन इस्तेमाल करना मेरे लिए मुश्किल होता था, लेकिन नामुमकिन नहीं। घर में अम्मी, अब्बू और एक भाई था। भाई और अब्बू दुकान पर होते और अम्मी ज़्यादातर सोती ही रहती थी। मैंने फ़ेसबुक पर एक फ़ेक आईडी बनाई और हर बड़े फिल्म डायरेक्टर, हीरो को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानती थी यहीं से मेरी बर्बादी का सफ़र शुरू हो चुका था। एक दिन मुझे एक फ़ेसबुक पेज से मैसेज मौसूल हुआ। मैंने खोलकर देखा तो वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर के पेज की तरफ से मुझे मौसूल हुआ था, जहाँ मैं बार बार अपने रक़्स का जिक्र कर चुकी थी कि मुझ में ये हुनर है, हम आपको अपनी फ़िल्म में कास्ट करना चाहते हैं। मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रही थी। मेरे ख्वाब सच होने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले हमें आपके रक़्स की वीडियो चाहिए। मैंने ना आओ देखा ना ताओ अपनी वीडियो बनाकर इनको सेंड कर दी। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। जवेद नामी लड़का खुद को डायरेक्टर का असिस्टेंट बताता था। मेरी रोज़ इससे फ़ोन पर बात होने लगी। वो मुझे रोज़ यही कहता था कि कुछ दिन तक हम आपको बुलाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। उसने वो वीडियो किसी डायरेक्टर को नहीं दी थी, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। इसके बाद अब्बू मुझे जान से मार देना चाहते थे और आज की रात में अब्बू की कैद से आज़ाद होकर घर से भाग आई थी।
اس سب کے لیے بھی مجھے جوید نے ہی کہا تھا کہ وہ مجھے ایک محفوظ جگہ پر لے جائے گا۔ رات کے اس وقت تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس گاڑی سے ایک پولیس والا نکلا تھا۔ عمر اس کی تقریباً 30 سال معلوم ہوتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ پہلے ایک بدنامی کم تھی جو اب یہ بھی مجھے برداشت کرنا پڑنا تھا۔ سر اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ مجھے جو سمجھ میں آ رہا تھا میں بولی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اس پولیس والے کو سب سچ سچ بتا دیا۔ میں نے جوید کو دیکھا جو اب کانپ رہا تھا۔ اوہ، تو تم فیک پیج بنا کر لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہو؟ اس پولیس والے نے جوید کو گریبان سے پکڑ لیا اور مجھے گھر جانے کا کہہ دیا۔ میں اسی رات کے اندھیرے میں واپس گھر کی جانب چل دی تھی، لیکن ایک بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہر ایک کے لیے پولیس والا نہیں آتا، نہ ہی ہر ایک کی سچی کہانی کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ شاید اللہ نے مجھے موقع دیا ہو سدھرنے کا، لیکن یہ موقع ہر ایک کے پاس خود چل کر نہیں آتا، بلکہ کچھ لوگوں کو یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کوئی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کوئی بدنامی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔